हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं सेल मतलब कोशिका पढ़ रहे हैं। कोशिका के मैंने लगभग सारे ऑर्गेनेल्स करा दिए हैं, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स थे। बस आज आपके 2 सेल ऑर्गेनेल्स रह गए थे, जिसमें पहला है आपका वैक्यूल और दूसरा है पढ़ेंगे हम राइबोसोम के बारे में। इसके पहले मैंने आपको लाइसोसोम पढ़ाया था। लाइसोसोम के बारे में मैंने बताया था कि लाइसोसोम क्या होते हैं। उसको मैंने बताया था उसको क्या और बोलते हैं, उसको क्या बोलते थे, आत्मघाती थैली मैंने बताया था, ठीक है, क्योंकि उसका कॉमन नेम जरूर आता है। फिर और मैंने बताया था आपको प्लास्टिड के बारे में। प्लास्टिड क्या था? किचन ऑफ द सेल था। सबका कॉमन नेम जरूर याद रखिएगा। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया का भी नाम याद रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या नाम था? पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। तो इसी प्रकार आज हम पढ़ेंगे वैक्यूल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? वैक्यूल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं रिक्तिका। वैसे तो बात करें वैक्यूल की मतलब रिक्तिका की, ये प्लांट और एनिमल दोनों सेल में होते हैं। मतलब ये दोनों, चाहे प्लांट की कोशिका में हो चाहे आपके जंतु मतलब एनिमल कोशिका, ये दोनों में ही उपस्थित होते हैं। लेकिन अगर आप नॉर्मली देखेंगे, अगर प्लांट सेल में, वैसे हम लोग जो अगर सेल में देखते हैं जो न्यूक्लियस बनाते हैं, मान लीजिए ये न्यूक्लियस है और ये सेल है और इस सेल में ही हम बीच में क्या बनाते थे? न्यूक्लियस। अभी तक तो आपने यही देखा, ठीक है, न्यूक्लियस मैंने बनाया। लेकिन अगर आप देखेंगे प्लांट के केस में, ठीक है, जब हम प्लांट के केस में देखते हैं तो इसमें क्या होगा, न्यूक्लियस थोड़ा किनारे आपको दिखाई देगा, यहाँ पर थोड़ा कॉर्नर में। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये हरे कलर का क्या, ये आपका प्लांट सेल है और यहाँ पे आपको थोड़ा सा साइड में न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, मतलब केंद्रक दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर एक बड़ा सा आपको बड़ा सा यहाँ पे क्या दिखाई देगा आपको? वैक्यूल मतलब रिक्तिका दिखाई देती है। तो अब ये इतना सारा भाग अकेले खुद घेर लेता है, इसीलिए न्यूक्लियस क्या होता है, थोड़ा सा आगे की तरफ क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है। आप यहाँ पे देखिए, ये इतना बड़ा सा सिर्फ क्या है, ये इतना बड़ा सिर्फ आपका रिक्तिका है, मतलब क्या है, वैक्यूल है। तो प्लांट के केस में वैक्यूल हमेशा बड़े दिखाई देते हैं और सिंगल दिखाई देते हैं। लेकिन वहीं एनिमल सेल में देखेंगे तो रिक्तिका छोटी दिखाई देगी और मोर देन वन, बहुत ज़्यादा संख्या में वहाँ पर दिखाई देती है। अब यहाँ पे अब आप सोचेंगे कि इस प्लांट सेल में इतनी बड़ी रिक्तिका, इसका काम क्या है, ये किस लिए इतनी बड़ी यहाँ पे उपस्थित होती है? तो जैसा कि आप जानते हैं पौधों को आवश्यकता होती है पानी की, जानते हैं ना, पौधों को सबसे ज़्यादा किसकी आवश्यकता होती है? वाटर की। तो ये क्या करते हैं, उसी वाटर का और जितने भी खनिज लवण हैं उनका क्या करते हैं, यहाँ पे स्टोरेज करने का काम करते हैं, मतलब उनका भंडारण करते हैं, ठीक है। उसके बाद अब आप यहाँ पर इसी रिक्तिका के ही द्वारा जो भी एसिडिटी है प्लांट की, उसको भी मेंटेन किया जाता है, मतलब उनके अम्लीय गुण को भी मेंटेन करता है ये वैक्यूल, ठीक है। अब आप जब इस वैक्यूल को देखेंगे तो ये एक सिंगल लेयर ही होता है, ये डबल मेम्ब्रेन नहीं पाए जाते हैं। तो इनके ऊपर जो ये सिंगल लेयर है तो इसी पे एक पतली झिल्ली पाई जाती है। इसी के ऊपर आप देखेंगे एक पतली सी झिल्ली लगी होती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। इस वैक्यूल को कवर करने के लिए एक झिल्ली दिखाई देती है जिसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। यहाँ पे जो ये आप झिल्ली देख रहे हैं इसी को हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। अब ये टोनोप्लास्ट का काम क्या है? तो टोनोप्लास्ट क्या करता है, टर्गर प्रेशर को, जो टर्गर प्रेशर है उसी को क्या करता है, मेंटेन करता है। टर्गर प्रेशर मतलब जो पानी का दबाव है, यहाँ पर जो जल का दबाव है उसी को क्या करता है, ये मेंटेन करता है। कौन करेगा? रिक्तिका करेगा, ठीक है। तो रिक्तिका का कौन सा पार्ट? टोनोप्लास्ट। याद रखिएगा कि पूछा जाता है टोनोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है, तो वैक्यूल जो होता है, रिक्तिका जो होती है, उसी के ऊपर उसी को घेरे हुए एक झिल्ली जैसा संरचना दिखाई देती है, जिसको हम बोलते हैं क्या? टोनोप्लास्ट। तो आइए इसके बारे में डिटेल देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे बात करें अगर वैक्यूल की तो क्या है, ए वैक्यूल इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन सेल। मतलब रिक्तिका एक झिल्ली से घिरा हुआ कोशिकांग होता है। मतलब मान लीजिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये रिक्तिका है, इसमें सबसे ऊपर आप पहले देख रहे होंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये आपका सेल मेम्ब्रेन है। ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है।
सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे आप देखेंगे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे बीच में ये क्या है, ये है आपके वैक्यूल, क्या है, ये वैक्यूल है, और इसी को घेरे हुए एक झिल्ली दिखाई दे रही होगी जिसको हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। तो द डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन दैट सराउंड द वैक्यूल इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। मतलब रिक्तिका एक चयनात्मक झिल्ली से घिरा होता है जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। तो चयनात्मक, देखिए दो टर्म आते हैं, एक आपका आता है चयनात्मक और एक आपका होता है अर्धपारगम्य झिल्ली। तो जो अर्धपारगम्य झिल्ली का मतलब है कि आधी चीजें बाहर आ सकती, मतलब कुछ चीजों को आने जाने के लिए वो अलाउ करता है, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें सिर्फ सेलेक्टिवली, मतलब जिसकी आवश्यकता होगी उसी को ही वो एंट्री लेने देगा, ठीक है। तो उस झिल्ली को ही हम क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। तो ये टोनोप्लास्ट का काम क्या है, अभी मैंने बताया था, ये क्या करेगा, टर्गर प्रेशर को मेंटेन करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इट स्टोर वाटर, न्यूट्रिएंट, वेस्ट प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल्स। ये क्या क्या जो आपका ये रिक्तिका है, मतलब वैक्यूल है, ये किसको किसको स्टोर करने का काम करता है। तो आप यहाँ पर आप जब भी कोई पूछ लिया कि रिक्तिका किसको किसको स्टोर करता है, मतलब किसको किसको रखने का, किसको किसको संचित करने का काम करता है, ठीक है। सबका अपना अपना एक फंक्शन है। तो उसी प्रकार इस रिक्तिका का भी कुछ मेन फंक्शन होता है। वो क्या क्या स्टोर करेगा, सबसे फर्स्ट पॉइंट याद रखिएगा कि वो वाटर को स्टोर करेगा, क्योंकि पौधों को सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, वाटर को स्टोर करेगा। उसके बाद न्यूट्रिएंट मतलब जो भी आपके खनिज लवण हैं, ठीक है, उनको करेगा। फिर वेस्ट प्रोडक्ट, उनको भी संग्रहित करते हैं, और अदर मटेरियल। अब जो ये वेस्ट प्रोडक्ट है, इनको डाइजेस्ट कौन करता है, मैंने आपको बताया था, कौन करेगा, लाइसोसोम। इसीलिए उसको क्या बोलते थे, आत्मघाती थैली, क्योंकि वो पहले अपने जितने भी, मान लीजिए जिसको भी, जो भी आपके वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनका डाइजेशन किया, वो तो ठीक है, लेकिन बाद में वो उसको हमेशा डाइजेशन करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। तो एक समय क्या होगा, कोशिका बस्ट होती थी, मतलब जो लाइसोसोम होते थे बस्ट हो जाते थे, फट जाते थे, और जितने भी एंजाइम थे वो बाहर निकल जाते थे, और अपने आसपास के सारे कोशिकाओं को क्या करते थे, डाइजेस्ट कर लेते थे। तो ये किसका स्टोर करेगा, वैक्यूल, ये करेगा आपके वेस्ट, मतलब जो भी प्लांट के या एनिमल के जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उनको स्टोर करने का काम करेगा। तो यहाँ पे हिंदी में भी आप देख लीजिएगा, अगर जिसको हिंदी में लिखना हो वो हिंदी में देख ले, और जिसको इंग्लिश में देखना है वो इंग्लिश में, क्योंकि इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको समझाने के साथ साथ प्रॉपर PDF हिंदी प्लस इंग्लिश आपको मैंने यहाँ पे दोनों प्रोवाइड किया है, कि ये ना रहे कि आपको एक बार कहीं और फिर देखना पड़े, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वैक्यूल आर लार्ज इन प्लांट सेल। अभी मैंने बताया था वैक्यूल जो होता है प्लांट में, आप देखिए ये प्लांट सेल है, और यहाँ पर देखिए ये इतना सारा भाग अकेले ही कवर किया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या होता है, प्लांट में याद रखिएगा लार्ज होता है, एंड हेल्प मेंटेन टर्गर प्रेशर। ये क्या करेगा, पौधों की कोशिकाओं में यह बड़ा होता है और टर्गर दाब बनाए रखने में मदद करता है। इन एनिमल सेल्स वैक्यूल्स आर स्मॉलर। जंतु कोशिका में यह छोटा होता है। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये वैक्यूल हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे हैं वैक्यूल। क्या है, वैक्यूल, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए एनिमल सेल में आपको एक से अधिक वैक्यूल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपको प्लांट सेल में दिखाई देगा सिर्फ एक वैक्यूल। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि इन प्लांट सेल ओनली वन वैक्यूल प्रेजेंट, ठीक है। मतलब प्लांट सेल में सिर्फ एक ही वैक्यूल उपस्थित होते हैं, लेकिन अगर एनिमल सेल में देखेंगे तो यहाँ पर एनिमल सेल में क्या होगा, मोर देन वन वैक्यूल प्रेजेंट। ओके, तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, क्योंकि आप सिर्फ रिक्तिका के बारे में इतना ही याद रखिएगा कि रिक्तिका में क्या है, एक झिल्ली पाई जाती है, मतलब रिक्तिका जिससे कवर होती है उसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। रिक्तिका का मेन काम क्या है, टर्गर प्रेशर को क्या करेगा, मेंटेन करेगा। और क्या करता है, ये इतना जब बड़ा है तो प्लांट में याद रखिएगा, प्लांट में स्टोरेज का काम करता है। जैसे मान लीजिए जल का हो गया, न्यूट्रिएंट के हो गए, ठीक है, न्यूट्रिएंट का स्टोरेज, वेस्ट प्रोडक्ट का, इनका यह क्या करेगा, उनको संचित करके रखता है। तो ये हो गया आपका वैक्यूल।
अब इनका फंक्शन भी देख लीजिए। यहाँ पर सबसे पहला काम है स्टोरेज का, क्योंकि मैंने यहाँ पे हेडिंग वाइज भी आपको प्रोवाइड किया है। तो स्टोरेज में देखिएगा क्या करेगा, स्टोर वाटर, फूड, मिनरल्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट। सपोर्ट में भी हेल्प करता है, मेंटेनिंग टर्गर प्रेशर इन प्लांट सेल, प्रोवाइडिंग शेप एंड फर्मनेस, मतलब समर्थन देता है। पौधों की कोशिकाओं में जो टर्गर दाब होता है उसको बनाए रखता है, जिससे कोशिकाओं को आकार और कठोरता मिलती है। क्योंकि जो आपका जो मतलब जो वैक्यूल है तो वो क्या करेगा, जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए कि कैसे ये टर्गर प्रेशर को मेंटेन करता है। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये वैक्यूल, ठीक है, ये वैक्यूल दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे अब मान लीजिए इस कोशिका के तरफ से इधर से दाब लगता है और ये इधर से, ये दोनों को क्या करते हैं, दाब को मेंटेन रखते हैं, जिससे इनका आप देखेंगे साइज जो है वो क्या होता है, मेंटेन रहता है। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट ही दाब लगाएंगे। नेक्स्ट इसका फंक्शन देखिए, वेस्ट डिस्पोजल। ये क्या करेगा, हानिकारक पदार्थों और अपशिष्ट को कोशिका से क्या करता है, अलग करता है, मतलब आइसोलेट करेगा हार्मफुल मटेरियल एंड वेस्ट फॉर्म। ठीक है, फिर है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेगा, कंटेन कंपाउंड दैट प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम टॉक्सिक सब्सटेंसेस। तो ये कोशिका को विषैले पदार्थों से बचाने वाले यौगिक रखता है। ठीक है, नेक्स्ट डाइजेशन में भी हेल्प करेगा, हेल्प ब्रेक डाउन लार्ज मॉलिक्यूल एंड सेलुलर डेब्रिस। ये क्या करेगा, बड़े अणुओं और कोशिकीय अपशिष्टों को क्या करता है, तोड़ने में मदद करता है। मतलब सिर्फ तोड़ेगा, ये नहीं कि उनको डाइजेस्ट कर दे, बस क्या करेगा, लार्ज पार्टिकल्स है उनको स्मॉल पार्टिकल्स में क्या करेंगे, उनका ब्रेक डाउन कर देंगे, उनको तोड़ देंगे। अब आगे चलते हैं राइबोसोम की तरफ। ठीक है, अब राइबोसोम क्या है, तो राइबोसोम आप जैसे जानते हैं, राइबोसोम एक प्रकार का राइबोसोमल एमआरएनए है। ठीक है, क्या है, राइबोसोमल आरएनए है, एमआरएनए नहीं कहेंगे, राइबोसोमल आरएनए है। राइबोसोम का काम क्या होता है, राइबोसोम जो होते हैं वो क्या करते हैं, मेन प्रोटीन बनाने का काम करते हैं, मतलब ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। इसीलिए राइबोसोम को क्या बोलते हैं, राइबोसोम को और क्या कह सकते हैं, तो आल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री। क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। पूछा जाता है क्वेश्चन कि प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा राइबोसोम को ही हम प्रोटीन फैक्ट्री के भी नाम से जानते हैं। अब देखिए जो ये राइबोसोम है प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं, प्लस हम इसको पैलेट कड़ भी बोल सकते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। मतलब अगर बात करें कोशिका की सबसे स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स कौन सा होगा, तो यही राइबोसोम। बाकी हमने जितने भी मतलब जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स पढ़े, जितने भी कोशिकाएं पढ़े, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, आपका लाइसोसोम हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, कुछ भी जितने भी हमने पढ़ा है वो सब इससे बड़े होते हैं आकार में, लेकिन सबसे छोटा उस पूरे सेल में, मतलब बात करें मान लीजिए ये आपका सेल है तो इसमें छोटे छोटे आपको राइबोसोम कुछ इस प्रकार दिखाई देंगे। तो राइबोसोम की बात करें तो यहाँ पर देखिए, राइबोसोम्स आर स्मॉल डेंस ऑर्गेनेल्स फाउंड इन ऑल लिविंग सेल। राइबोसोम क्या होते हैं, छोटे होते हैं, तो छोटे होते हैं, लेकिन यहाँ पर लिख लीजिएगा राइबोसोम, एक पॉइंट और इंक्लूड कर लीजिएगा, राइबोसोम्स स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स ऑफ द प्लांट सेल, सेल मतलब ये पूरी प्लांट कोशिका के, मतलब जो प्लांट सेल है उसमें सबसे छोटी ऑर्गेनेल्स होती है, मतलब सबसे छोटे कोशिकांग होते हैं। ठीक है, तो राइबोसोम्स क्या स्मॉल है, डेंस है, मतलब धसे हुए पाए जाते हैं और सभी लिविंग सेल में उपस्थित होते हैं। दे आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में मतलब हेल्प करते हैं। मीनिंग दे हेल्प बिल्ड प्रोटीन फ्रॉम अमीनो एसिड, मतलब यह प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं, यानी कि ये क्या करेंगे, अमीनो अम्लों से प्रोटीन बनाते हैं। क्योंकि याद रखिएगा प्रोटीन का अगर बात करें यूनिट या प्रोटीन की जो इकाई होती है वो होती है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड से ही प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। राइबोसोम कैन बी फाउंड फ्री इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, कहाँ पाया जा सकता है, या तो ये साइटोप्लाज्म में फ्री पाए जाएंगे या अटैच टू द
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और किस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बताइए? मैंने बताया था कि मैंने आपको दो प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताया था। एक आपको बताया था मैंने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक मैंने बताया था आपको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो जो आपका रफ होता है मतलब खुरदुरा जो एंडोप्लाज्मिक या खुरदुरा अंतःप्रद्रव्य जो जालिका थी वो राइबोसोम उसी से ही अटैच होते हैं, स्मूथ राइबोसोम से नहीं अटैच होते। इसीलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रफ वाला था वहाँ पर प्रोटीन का निर्माण होता था, लेकिन अगर आप बात करें स्मूथ की तो वहाँ पर लिपिड का संश्लेषण हो रहा था। ठीक है, तो राइबोसोम कहाँ पे? कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या होते हैं? जुड़े रहते हैं। तो याद रखिएगा ये दो तरह से उपस्थित हो सकते हैं, या तो इस सेल में, आपको पता है ये सेल है, ठीक है, और सेल में मतलब सेल वॉल, फिर सेल मेम्ब्रेन पाया जाएगा। उसके बाद से आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे आपको साइटोप्लाज्म कुछ इस प्रकार दिखाई दे रहे थे, और इसी में ही राइबोसोम आपको धसे हुए दिखाई देंगे, मतलब इसी में फ्री अवस्था में आपको दिखाई देंगे। या तो जो इस न्यूक्लियस के पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था इसी से ही क्या होते हैं? ये राइबोसोम अटैच होते हैं। ठीक है, दो कंडीशन इसके होते हैं। अब देखिए, अगर बात आ गई कि राइबोसोम का निर्माण कैसे होता है, ठीक है, राइबोसोम का संश्लेषण कहाँ पे होता है, कहाँ पे ये बनते हैं, तो आप यहाँ पर देखिए, मान लीजिए ये एक आपकी हो गई सेल, ठीक है, ये कोशिका है, ठीक है, तो इस कोशिका में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा बीच में एक न्यूक्लियस। ये आप अभी आपने पढ़ा होगा कि ये क्या है आपका, इसको सेल बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो भी इसके लेयर आ रहे थे। उसके बाद ये आपका क्या हो गया, ये है न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस हो गया। इसी न्यूक्लियस के अंदर आप देखेंगे, इसी न्यूक्लियस के अंदर, ये कलर नहीं दिखाई दे रहा होगा, एक मिनट, यहाँ, इसी न्यूक्लियस के अंदर आपको एक दिखाई दे रहा होगा क्या, न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है क्या, न्यूक्लियोलस। इसी न्यूक्लियोलस में ही राइबोसोम का फॉर्मेशन होता है। मतलब अगर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आता भी है कि राइबोसोम का निर्माण कहाँ होता है, तो इसी न्यूक्लियोलस के अंदर, मतलब न्यूक्लियोलस में होता है, या फिर न्यूक्लियोलस बोलेंगे या तो कहेंगे न्यूक्लियस के अंदर आपका क्या होता है, राइबोसोम का निर्माण होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर मतलब कहाँ पे, न्यूक्लियोलस में, इसी में ही राइबोसोम का निर्माण होता है। तो याद रखिएगा कि राइबोसोम कहाँ पे बनता है, न्यूक्लियोलस में बनता है। ठीक है, अब देखिए इसके यूनिट की बात करें, या फिर पहले इसके खोज की बात कर लें कि राइबोसोम वर डिस्कवर्ड बाय, किसके द्वारा खोजा गया था, जॉर्ज पैलेट। देखिए इन्हीं के ही नाम पे राइबोसोम का, कभी कभी राइबोसोम को क्या बोलते हैं, पैलेट कण भी बोलते हैं। तो पैलेट कण का मतलब तो सबसे सूक्ष्म कण, ठीक है। तो जॉर्ज पैलेट ने राइबोसोम की खोज की। टर्म राइबोसोम इंट्रोड्यूस बाय, अब जो राइबोसोम टर्म था वो किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो वो रिचर्ड बी रॉबर्ट्स ने, मतलब शब्द राइबोसोम जो है रिचर्ड बी रॉबर्ट के द्वारा दिया गया। ठीक है, अब राइबोसोम मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट। अब आप यहाँ पे राइबोसोम जब देख रहे होंगे तो यहाँ पर देखिए 2 सब यूनिट आपको दिखाई दे रहा होगा, एक है आपका लार्ज सब यूनिट और एक आप देखेंगे स्मॉल सब यूनिट। जो आपका लार्ज सब यूनिट होगा वो डोम शेप्ड दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, लेकिन यहीं पे अगर आप स्मॉल जो सब यूनिट देखेंगे वो कप शेप, मतलब जैसे लग रहा है कप में कुछ रखा हुआ गुंबद जैसा। ठीक है, तो इसी प्रकार आपको ये स्ट्रक्चर इनका दिखाई देगा, मतलब ये 2 सब यूनिट में विभाजित होते हैं। तो बात करें इनका स्ट्रक्चर, मतलब ये स्ट्रक्चर कैसे दिखाई देते हैं, तो देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको यहाँ पे एक चेन दिखाई दे रही होगी mRNA की, ठीक है, mRNA को क्या बोलते हैं, मैसेंजर RNA। ठीक है, यही mRNA क्या होता है, यही mRNA मैसेज को लेकर आती है, और ये जो मैसेज आते हैं वो कुछ कोड की फॉर्म में, जो ये कोड होते हैं वो ट्रिपलेट फॉर्म में होते हैं, कुछ इस प्रकार। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 इसी प्रकार
ये लेकर आते हैं और इनका नाम क्या होता है, मान लीजिए AUG मान लीजिए मैंने लिख दिया, ठीक है, GUA हो गया, GUC हो गया, ठीक है, फिर AGC, ऐसे मतलब आप कोई भी नाम यहाँ पे, ये जो भी कोड है वो क्या होते हैं, वो ट्रिपलेट के ही फॉर्म में रहेंगे, ठीक है, ये हमेशा ट्रिपलेट के फॉर्म में होते हैं। तो ये जो आपके ये कोड हैं ये है क्या, ये होते हैं अमीनो एसिड। ये जो ट्रिपलेट कोड हैं ये किसको कोड करते हैं, अमीनो एसिड को। तो देखिए एक ट्रिपलेट एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोड करता है, मतलब एक अमीनो एसिड को बताया, जैसे मान लीजिए मेथियोनिन हो गया, ठीक है, तो इसी प्रकार वो कोड बताते हैं। तो ये ट्रिपलेट क्या है, ये एक अमीनो एसिड है जो ट्रिपलेट फॉर्म में उपस्थित होते हैं, ठीक है, हमेशा ये कोड ट्रिपलेट के फॉर्म में होंगे यहाँ पर। और ये जो आपके ट्रिपलेट हैं ये कम से कम 64 ट्रिपलेट पाए जाते हैं, मतलब 64 आपके कोडान उपस्थित होते हैं। जब आप जेनेटिक कोड पढ़ेंगे तो उसमें हम आपको ये पूरा डिटेल में बताएंगे, ठीक है। तो ये ट्रिपलेट फॉर्म में उपस्थित होते हैं। तो आप यहाँ पर अब देखेंगे, अभी जो mRNA मैसेज को लेकर आ रहा है, ठीक है, अब इस मैसेज को पढ़ने के लिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप ऊपर देंगे, सबसे ऊपर पहले देखेंगे ये आपका हो गया लार्ज सब यूनिट, फिर नीचे यहाँ पर उपस्थित होगा स्मॉल सब यूनिट। एक मिनट, ये भी बड़ा ही हो गया, एसिड। तो यहाँ पर नीचे की तरफ एक हो गया आपका स्मॉल सब यूनिट, ये क्या है लार्ज सब यूनिट, ये स्मॉल सब यूनिट। अब इस मैसेंजर आरएनए के द्वारा जो ये मैसेज आ रहा है कोडान के रूप में, ये इसको जो पढ़ा जाता है इसी मैसेंजर आरएनए में, मतलब मैसेंजर कह रहे हैं, मतलब ये राइबोसोमल आरएनए या फिर कह सकते हैं राइबोसोम में ही पढ़ा जाता है। अब इसको पढ़ने के लिए कोई तो होना चाहिए कि इस कोड को कौन पढ़ेगा। तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि अगर हमको प्रोटीन बनाना है तो आपको पता है कि प्रोटीन, आपको पता होना चाहिए कि जो प्रोटीन होता है तो प्रोटीन की यूनिट क्या होती है, अमीनो एसिड, मतलब अमीनो एसिड से ही हम प्रोटीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो अब ये प्रोटीन होता है जो अमीनो एसिड के द्वारा बन रहा है, तो अब उसके लिए हमको सबसे पहले किसको बनाना होगा, इसके पहले हमको अमीनो एसिड को बनाना होगा। तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पे कुछ अमीनो एसिड के कोडान दिख रहे हैं। अब इसको पढ़ने के लिए यहाँ पर एक आता है टीआरएनए, यहीं पर एक उपस्थित होता है क्या, टीआरएनए आपको दिखाई देगा कुछ इस प्रकार, ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई देगा टीआरएनए। ये टीआरएनए क्या करेगा, इसी कोडान को पढ़ने का काम करेगा, मतलब इस आरएनए के, मतलब इस राइबोसोमल आरएनए के अंदर क्या करेगा, ये टीआरएनए पढ़ेगा इस कोडान को, और इस कोडान को पढ़ के इसका एंटी कोडान बनाएगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे GUA है, ठीक है, तो आप जानते हैं कि ग्वानिन से कौन जुड़ता है, साइटोसिन, ग्वानिन से कौन जुड़ता है, साइटोसिन हो गया, ठीक है। यूरेसिल से आपका हो गया एडेनिन, और एडेनिन से आपका यूरेसिल जुड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें इसी प्रकार सबका एंटी कोडान ये बना लेगा। अब ये जो एंटी कोडान जब बना के, तो यहाँ पर क्या करेगा, एक अमीनो एसिड, जैसे मान लीजिए सबसे पहले टीआरएनए मान लीजिए इस कोडान को पढ़ा, तो फिर यहाँ पे अपने ऊपर एक अमीनो एसिड बना लिया, ठीक है, एक अमीनो एसिड बनाएगा, फिर आगे ये शिफ्ट होंगे, आगे जाएंगे, फिर यहाँ पे एक अमीनो एसिड फिर बना लेगा। इसी प्रकार ये बहुत सारे अमीनो एसिड ये आगे जाता जाएगा और अमीनो एसिड की एक लंबी चेन आपको दिखाई देगी। ये सारे क्या हैं, एक अमीनो एसिड की एक लंबी चेन दिखाई देंगी, और इसी को ही हम बोलते हैं प्रोटीन। यही इसी के, अब इसी से क्या बन जाएगा, प्रोटीन बन जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो आपका mRNA यही मैसेज को लेकर आता है, और इस मैसेज को इसी राइबोसोमल आरएनए में पढ़ा जाता है, और इस राइबोसोमल आरएनए को में जो पढ़ने का काम कौन करता है, यही टीआरएनए, इसको क्या बोलते हैं, टीआरएनए। टीआरएनए मतलब ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। और ये क्या है आपके, इसको बोल देंगे आरआरएनए। आरआरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए, ठीक है, राइबोसोमल आरएनए या यही है आपका राइबोसोम, ठीक है।
देखिए इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है। आगे जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे डीएनए तो उसमें ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन प्रोसेस आएंगे, वहाँ पर हम आपको डिटेल में पूरा अच्छे से प्रोटीन सिंथेसिस बताएंगे। यहाँ पर बस आप ये जान लीजिए कि हाँ ये दो सब यूनिट होते हैं, एक आपका लार्ज, ये क्या है, ये लार्ज सब यूनिट है, ये क्या है, लार्ज सब यूनिट है, और ये क्या है, स्मॉल सब यूनिट है। ठीक है, ये स्मॉल सब यूनिट होते हैं। और एमआरएनए ही मैसेज लेकर आएगा कि हाँ हमको ये काम करना है, तो वो जो मैसेज लेकर आ रहा है एमिनो एसिड का, वो क्या कर रहा है, वो ट्रिपलेट के फॉर्म में आ रहे हैं। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा ट्रिपलेट के फॉर्म में आते हैं। और ये जो कोडान होते हैं कम से कम 64 कोडान होते हैं। ठीक है, 64 कोडान पूरा टोटल उपस्थित होते हैं, और एक आपका ट्रिपलेट पर्टिकुलर एक अमीनो एसिड को कोड करता है। तो यहाँ पे टीआरएनए क्या करेगा, इसको पढ़ेगा और इसी का एंटी कोडान बनाएगा और पहचान करेगा, उसको पहचानेगा, क्योंकि इसको पढ़ेगा ना कि ये क्या चीज़ है, उसको पढ़ेगा तभी उसका आंसर देगा, और उसका आंसर देके यहाँ पर अमीनो एसिड वो अपने हिसाब से बनाएगा और एक लंबी चैन इसी प्रकार बनाते चला जाएगा। ये आगे शिफ्ट होते जाएंगे, आगे चलता जाएगा और आगे पढ़ते जाएंगे, और एक एक करके अमीनो एसिड बनेगा, जिससे एक आपको अमीनो एसिड की एक लंबी चैन दिखाई देगी, जिसी को हम बोलेंगे प्रोटीन। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक तो आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ राइबोसोम। अब देखिए राइबोसोम जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। तो दो प्रकार का मतलब ये है कि जो राइबोसोम है प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स दोनों में उपस्थित होते हैं। तो आप जब देखेंगे प्रोकैरियोट्स में तो यहाँ पर आपको 70S टाइप का राइबोसोम दिखाई देगा, 70S टाइप का। ठीक है, यस उसका क्या है, एक यूनिट है जिसको हम बोलते हैं क्या, स्वेडबर्ग्स यूनिट। ठीक है, तो ये एक उसकी यूनिट है जो क्या है, एक आकार नापने का कह सकते हैं इकाई है, जिसके द्वारा हम आकार, जैसे किलोमीटर हम लोग लिखते हैं, मीटर लिखते हैं, तो उसी प्रकार इसमें यस लिखते हैं। तो यस फॉर स्वेडबर्ग यूनिट। ठीक है, तो ये आप जब भी प्रोकैरियोट्स में देखेंगे तो किस तरह का होगा, 70S टाइप का। देखिए प्रिमिटिव है तो कुछ ना कुछ इसमें भी कमियां होंगी, इसलिए इसके नंबर में भी कमी है। इसी प्रकार आप देखेंगे यूकैरियोट्स में आपको 80S टाइप के राइबोसोम दिखाई देंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर आपको 80S टाइप का राइबोसोम होता है। लेकिन अब देखिए ये जो 70S होते हैं, इनको जब हम देखेंगे तो ये दो पार्ट में, मतलब ये दो यूनिट में डिवाइड होते हैं। इनको अगर तोड़ेंगे तो क्या होगा, एक आपका 50S प्लस होता है 30S। अब यहाँ पे अपना मैथ मत लगाइएगा कि मैम 50 प्लस 30 तो आपका 80 हो जाएगा, तो यहाँ पे मैथ नहीं लगाना है। बस ये जान लीजिएगा कि इसके ऊपर ये जो आपका स्मॉल सब यूनिट है, इसके ऊपर जो लार्ज सब यूनिट जब इस पे बैठता है तो वो इसी वेट के द्वारा, मतलब इसी ही वेट से वो बैठता है। इसीलिए इनको ये पूरा आकार आयतन, मतलब सब कुछ उसका शेप साइज सब देखकर तब इनको 50S बोला गया, इनको 30S। यहाँ पे ये मत सोचिएगा कि इनको जोड़ना नहीं है। बस ये जान लीजिएगा इस सब यूनिट को दो भागों में हम तोड़ सकते हैं कि क्या क्या 50 प्लस आपका 30S होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो RNA है, यहाँ पे और भी टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे फिर देखिए लार्ज सब यूनिट में देखिए इसमें भी आपका 80S, मतलब यूकैरियोट्स की बात कर ले तो इसमें देखिएगा जो लार्ज सब यूनिट होता है वो 60S का होगा और स्मॉल सब यूनिट 40S। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 70S में जो आपका लार्ज सब यूनिट है 50S और स्मॉल सब यूनिट है 30S। इसी प्रकार यूकैरियोट में देखेंगे लार्ज सब यूनिट 60S और स्मॉल जो सब यूनिट है वो 40S की होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसका नोट्स भी देख लीजिए कि 70S जो आपका टाइप है राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं। तो 70S आपका प्रोकैरियोटिक सेल में देखने को मिलेगा, 80S जो होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल में दिखाई देंगे। यहाँ पर मैंने यस को बता भी दिया कि यस क्या है, यहाँ पे यस किसके लिए डिनोट किया गया है। तो यस क्या है, तो यस स्टैंड फॉर स्वेडबर्ग यूनिट विच इंडिकेट सेडिमेंटेशन रेट, मतलब जिस सेडिमेंटेशन रेट से, मतलब जिस रेट से, जिस दर से वो बैठते हैं इसके ऊपर, इस स्मॉल सब यूनिट पे जिस रेट से बैठते हैं। ठीक है, तो वो उसी को डिनोट करता है।
कब? ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब जब अपकेंद्र बल करवाते हैं। अपकेंद्र जैसे आप जानते हैं ना, अपकेंद्रीकरण क्या होता है, मतलब सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है कि जब हम, जैसे आपने देखा होगा मलाई कैसे निकाला जाता है, सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा। तो उसमें जो मशीन होती है वो खूब तेज से उसमें अंदर एक आपको चक्र जैसा दिखा दो, खूब तेज तेज घुमाएगा, तो जो भी हल्के जो पार्ट होते हैं वो ऊपर सेट हो जाते हैं और जितने भी भारी होते हैं वो नीचे क्या होते हैं, सेटल हो जाते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार इसमें भी सेंट्रीफ्यूगेशन कराया जाता है और इनके दोनों यूनिट को, स्मॉल सब यूनिट को और लार्ज सब यूनिट को क्या कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया राइबोसोम। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी आज तक जितने भी कोशिका में मतलब सेल में जितने भी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स हैं मैंने सबको यहाँ पर कवर करा दिया है। अगर आपको फिर भी कोई टॉपिक, किसी में कोई भी चीज़ अगर आपको डाउट होगा तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। और अगर आपको वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प मिलता हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।